ई लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है स्राव क्रिया या एक्शन ऑफ सिक्रेशन। इससे पहले हमने दो वीडियो में जो ग्लैंड्स होती हैं उनके द्वारा स्रावित होने वाले हॉर्मोन्स और एंजाइम की चर्चा की थी। वही हॉर्मोन्स या एंजाइम्स एक सेल से दूसरी सेल पे क्रिया कैसे करते हैं, इसे हम स्राव क्रिया या एक्शन ऑफ सिक्रेशन कहते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम यही देखने वाले हैं कि दो या दो से ज़्यादा कोशिकाओं के बीच में किस प्रकार से एक्शन होती है, क्रिया होती है, या एक सेल से दूसरी सेल में किस प्रकार से संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन होता है, उसकी स्टडी करेंगे। तो इस टॉपिक के हमारे ऑब्जेक्टिव कुछ इस प्रकार से रहेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्राव क्या है और उसे हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। स्राव के कितने प्रकार हो सकते हैं, अर्थात जब वो एक सेल से दूसरी सेल पे काम करेंगे तो हम उनको किस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, किस प्रकार से हम उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। स्राव क्रिया के सामान्यकृत पद कौन से होते हैं, अर्थात जब एक कोशिका अथवा एक ग्रंथि किसी स्राव का सिंथेसिस करती है, निर्माण करती है, और वो टारगेट सेल पे जब काम करता है तो इसके बीच के जितने भी प्रकार के स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये जो स्टेप्स हैं उनको एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की सहायता से हम समझेंगे कि कौन सा स्टेप जो है वो दो डिफरेंट प्रकार की सेल्स पर किस प्रकार से काम करते हैं। और उसके बाद में हम इंडिविजुअल प्रकार की जो 3 प्रकार की एक्शन होती हैं जिनको हम अंतःस्राव, पैरास्राव व स्वस्राव कहते हैं, वो किस प्रकार से काम करती हैं। अर्थात एंडोक्रीन, पेरेक्रीन और ऑटोक्राइन प्रकार की जो एक्शंस है वो अपना काम कैसे करती हैं, इसकी स्टडी हम करेंगे। और लास्ट में इस वीडियो के एक फीडबैक क्विज तैयार की गई है जिसमें से कुछ क्वेश्चन निर्धारित किए गए हैं और उन क्वेश्चन का जवाब जो है वो स्टूडेंट्स आपको देना है। तो चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले स्राव से हम क्या समझते हैं और स्राव को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। बेसिकली जो सिक्रेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के सिक्रेशियो से आया है, जिसका मतलब होता है टू रिलीज और टू फ्री। या हम ये कह सकते हैं कि जब कोई ग्लैंड, जब कोई कोशिका अपने विशेष रसायन को मुक्त करती है, बाहर निकालती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्राव या सिक्रेशन कहते हैं। पारिभाषिक रूप से अगर हम देखें तो शरीर में पाए जाने वाली कोई भी कोशिका अथवा ग्रंथि द्वारा एक विशेष उपयोगी रसायन पदार्थ का उत्पादन एवं विमुक्तन सिक्रेशन या स्राव कहलाता है। इसका मतलब ये है कि आगे हम देखेंगे कि जो एंडोक्राइन प्रकार की ग्लैंड्स है या जो एंडोक्राइन प्रकार की सेल्स हैं वो जब कार्य करती हैं तो अपने अंदर से हॉर्मोन्स निकालती हैं, और ये हॉर्मोन्स जो है वो दूसरे प्रकार की सेल्स पर कार्य करते हैं। फिर इन ग्लैंड्स के द्वारा किस प्रकार का सिक्रेशन निकलता है या हम उसको किस प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास में आधार ये है कि वो एक सेल से दूसरी सेल पे काम कैसे करेगा। उस आधार पर हम सिक्रेशन या स्राव को 3 कैटेगरी के अंदर, 3 श्रेणियों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहले प्रकार का स्राव कहलाता है अंतःस्राव या एंडोक्राइन। दूसरे प्रकार का कहलाता है पैरास्राव या पेरिक्रीन। और तीसरे प्रकार का कहलाता है स्वस्राव या ऑटोक्रीन। अब हम ये देखते हैं कि जब किसी ग्लैंड के द्वारा, किसी सेल के द्वारा हॉर्मोन्स को रिलीज किया जाएगा तो वो काम कैसे करेगा।
तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स के माध्यम से हम ये समझेंगे कि एक हार्मोन काम कैसे करता है, और ये हार्मोन एक सेल से दूसरी सेल पर कार्य करता है, दो सेल के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है, संप्रेषण का काम करता है। इसलिए हम इसको संकेत अणु या सिग्नल मॉलिक्यूल भी कह देते हैं। तो कुल मिलाकर स्राव क्रिया में सामान्यतया 8 पद पाए जाते हैं, जिनमें पहला पद है संकेत अणु का संश्लेषण, अर्थात जो सिग्नल मॉलिक्यूल है उसका सिंथेसिस होना। और ये हम जानते हैं कि जो एंडोक्राइन प्रकार की सेल्स हैं वो एंडोक्राइन प्रकार की सेल्स सिग्नल मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करेंगे। संश्लेषण के बाद में वो जो कोशिका है वो उस सिग्नल मॉलिक्यूल को विमोचित करेगी, उसको मुक्त करेगी, और उसके बाद में वो जो संकेत अणु है वो लक्ष्य कोशिका तक पहुंचेगा। लक्ष्य कोशिका तक पहुंचने के बाद में वो संकेत अणु बाह्य कोशिकीय प्रोटीन ग्राही से संलग्न होगा, और संलग्न होने के साथ ही सेल के अंदर जो है वो कई प्रकार की क्रियाएं शुरू हो जाएंगी, जिनको हम कहते हैं सक्रिय ग्राही द्वारा एक या एक से अधिक अंतःकोशिकीय संकेत पारगमन पथों का प्रारंभन। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी सिग्नल मॉलिक्यूल आएगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्म के अंदर क्रियाओं की एक ऐसी सीरीज शुरू करेगा जिससे आगे के कार्य होंगे। फिर आगे की जो 3 पद हैं उनमें कोशिकीय कार्यों, उपापचय, वृद्धि, परिवर्धन और पुनर्भरण, यानी कहने का मतलब ये है कि जो सेलुलर प्रकार की एक्टिविटीज़ हैं, सेलुलर प्रकार के जो रेस्पॉन्सेज हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। और उसके बाद का जो पद होता है कि जो रिसेप्टर है, जो सिग्नल मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, वो निष्क्रिय होगा। और लास्ट का जो स्टेप है, सिग्नल मॉलिक्यूल है, उसको उस टारगेट सेल से रिमूव किया जाएगा या निष्कासित किया जाएगा, ताकि उसका प्रभाव जो है उस सेल पर ज़्यादा देर तक नहीं रहे और अनावश्यक रूप से सेल पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डाले। तो चलिए अब आगे हम ये देखते हैं कि ये जो 8 स्टेप्स होते हैं, उन 8 स्टेप्स को हम डायग्रामेटिक रूप से किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो उसके लिए एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपके लिए रखा गया है कि स्राव क्रिया या जो सिग्नलिंग एक्शन है वो किस प्रकार से संपन्न होती है। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं 3 बॉक्सेस के अंदर आपको जो है वो 3 मेजर प्रकार के स्टेप्स है वो दिखाई दे रहे हैं। पहला इसके अंदर जो है वो रिसेप्शन है, दूसरा इसमें ट्रांसडक्शन है, और तीसरा इसके अंदर रेस्पॉन्स है। अर्थात पहले जो सिग्नल मॉलिक्यूल है उस सिग्नल मॉलिक्यूल को टारगेट सेल के द्वारा रिसेप्ट किया जाएगा, उसे ग्रहण किया जाएगा। उसके बाद में इस मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाली जो इंटीग्रल प्रोटीन होती हैं उन प्रोटीन के द्वारा और अंदर ही अंदर एक प्रकार का पाथवे शुरू किया जाएगा जिसको हम कहेंगे सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे या संकेत पारगमन पाथवे। और इस पाथवे के पूरा होने के बाद में हमें उस सेल के द्वारा या उस सेल के अंदर एक सेलुलर प्रकार का जो रिस्पॉन्स है उसका एक्टिवेशन या उसका एक सक्रियण हमें देखने को मिलेगा कि उस सेल ने आगे चल के क्या बनाया है या वो सेल आगे चलकर किस प्रकार से बिहेव करेगी। तो इसमें एक चीज़ आपको और बताना चाहेंगे, यहाँ ये जो पहला स्टेप है रिसेप्शन, इस रिसेप्शन को हमने ये देखा कि जो पीछे वाले जो 8 पद हैं, इन 8 पद के अंदर ये जो रेड कलर से शो कर रखे हैं ये सारे के सारे जो चारों पद हैं वो रिसेप्शन को शो करते हैं। अर्थात संकेत अणु का संश्लेषण, संकेतन कोशिका द्वारा संकेत अणु का विमोचन, संकेत अणु का लक्ष्य कोशिका तक पहुंचना और संकेत अणु का बाह्य कोशिकीय प्रोटीन ग्राही से संलग्न होना, ये चारों स्टेप मिलकर क्या कहलाते हैं? ये चारों स्टेप मिलकर जो है वो रिसेप्शन कहलाते हैं या प्राप्त करना कहलाते हैं। इसके बाद दूसरा जो स्टेप है ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसडक्शन का मतलब ये है कि जब एक्टिव प्रकार का जो रिसेप्टर है, सक्रिय ग्राही है, वो एक या एक से अधिक अंतःकोशिकीय के संकेत पारगमन जो पथ होते हैं उनको शुरू करेगा, और इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसडक्शन कहेंगे। और तीसरा और अंतिम पद जो रिस्पॉन्स है, उस रिस्पॉन्स के अंदर जो है वो हमारे 3 प्रकार के स्टेप शामिल होंगे।
कोशिकीय कार्यों, उपापचय, वृद्धि, परिवर्धन व पुनर्भरण होना, ग्राही का निष्क्रिय होना और संकेत अणु का निष्कासन होना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उन 8 पदों को आप इन 3 शॉर्ट पदों के माध्यम से भी याद कर सकते हैं कि जब सेल सेल सिग्नलिंग होती है या सेक्रेटरी एक्शन होती है तो उसमें बेसिकली 3 स्टेप होते हैं। पहला रिसेप्शन कहलाता है, दूसरा ट्रांसडक्शन कहलाता है और तीसरा रेस्पॉन्स कहलाता है। अब हम पर्टिकुलर प्रकार की जो एंडोक्राइन एक्शन है वो किस प्रकार से संपन्न होती है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, जैसा नाम से ही पता चलता है कि ऐसी एक्शन जो एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा की जाती हैं, या हम सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं कि ऐसी क्रियाएं जो केवल हार्मोन संचालित होती हैं उन्हें हम एंडोक्राइन एक्शन या अंतःस्राव क्रिया कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। एंडोक्राइन एक्शन की पहली विशेषता ये है कि ये केवल अंतःस्रावी कोशिकाओं द्वारा ही संपन्न होती है। और अंतःस्रावी कोशिका का मतलब हम जानते हैं कि जो एंडोक्राइन प्रकार की ग्लैंड है, उन एंडोक्राइन प्रकार की ग्लैंड में जो सेल्स पाई जाती हैं उन सेल्स के द्वारा ही इसको एकम्प्लिश किया जाता है। दूसरी विशेषता ये होती है कि इनके जो सिग्नल मॉलिक्यूल जिनको हम हार्मोन कहते हैं, एक संकेत अणु रक्त के माध्यम से और जो दूर स्थित लक्ष्य कोशिकाएं हैं उन पर अपना कार्य करते हैं। तो जो उनके निकटवर्ती जो कोशिकाएं हैं, एडजेसेंट प्रकार की जो सेल्स हैं, उनके ऊपर ये काम नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि हमारे जो है वो हेड पार्ट में पाए जाने वाली जो पिट्यूटरी ग्लैंड है और उस पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन जिसे हम जीएच कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, वो हमारी पूरी बॉडी पे इफेक्ट रखता है। तो आप बॉडी के अंदर देखिए, आप दूर दूर तक सेल्स होती हैं और उन दूर दूर स्थित कोशिकाओं के ऊपर वो जीएच या ग्रोथ हार्मोन जो है वो काम करता है। तीसरा स्टेप है बाह्य कोशिकीय अथवा अंतः कोशिकीय ग्राही अंतर्ग्रहित। कहने का मतलब है कि इन सिग्नल मॉलिक्यूल को प्राप्त करने के लिए 2 प्रकार के रिसेप्टर की आवश्यकता होती है, या तो इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर। इस क्रिया का जो अगला स्टेप है वो ये है कि हार्मोन प्रेरित जो क्रियाएं हैं या जो सेल सेल सिग्नलिंग प्रोसेस है वो स्लो प्रकार की भी हो सकती है और स्लो होने के साथ साथ फास्ट या तेज़ प्रकार की भी हो सकती है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड ये करेगा कि हार्मोन की नेचर कैसी है, अर्थात वो प्रोटीन नेचर का है, पेप्टाइड नेचर का है, या पॉलीपेप्टाइड नेचर का है, या फिर स्टीरॉयडल प्रकार का है। इस केमिकल नेचर के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि एक्शन जो है वो किस प्रकार की होगी। अगला स्टेट ये है कि इसमें जो हार्मोन होते हैं या जो सिग्नल मॉलिक्यूल होते हैं वो लो कंसंट्रेशन के अंदर काम करते हैं, अर्थात बहुत ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता नहीं होती है। और लास्ट स्टेप ये है, क्योंकि हार्मोन जो है वो डिस्टेंट टारगेट सेल के ऊपर काम करते हैं, तो बहुत सारे प्रकार के जो है वो मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता पड़ती है और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता होने के कारण जो क्रिया होती है, एक्शन होती है, वो कॉम्प्लेक्स प्रकार की होती है। तो देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो अधिकांशतः एंडोक्राइन प्रकार की एक्शन है वही संपन्न करते हैं। इसको हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा भी देख सकते हैं। तो ये देखिए एक एंडोक्राइन एक्शन का या अंतःस्राव क्रिया का चित्रात्मक प्रदर्शन है जिसमें आपको 3 कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक आपको सिक्रेटिंग प्रकार की सेल है वो दिखाई दे रही है, दूसरा कंपोनेंट इसके अंदर आपको ब्लड दिखाई दे रहा है और तीसरा कंपोनेंट आपको ये 2 टारगेट सेल हैं वो दिखाई दे रही है। तो इस सिक्रेटिंग सेल के द्वारा मॉलिक्यूल जो है वो सिक्रेट होंगे, ब्लड में आएंगे, ब्लड से जो है वो इन दोनों प्रकार की टारगेट सेल पे जाएंगे और टारगेट सेल पे जाके जो है वो अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो देखिए, ये सिक्रेटिंग सेल जो है वो किस प्रकार से मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करेगी, रिलीज करेगी, उसका ट्रांसपोर्ट होगा और अल्टीमेटली वो टारगेट सेल के ऊपर जाके क्रिया करेंगे। देखिए, तो ये सिक्रेटिंग जो सेल्स है उसने कोई मॉलिक्यूल जो है वो सिंथेसिस किया है। ये 3 मॉलिक्यूल्स आपको इसे सिक्रेटिंग प्रकार की सेल में दिखाई दे रहे हैं। सिक्रेट होने के बाद में ये मॉलिक्यूल जो है वो सीधे कहाँ आ जाते हैं? ब्लड के अंदर आ जाते हैं और फिर ब्लड के माध्यम से जो है ये टारगेट जो सेल्स होती है उन टारगेट सेल्स तक पहुँचते हैं। तो यहाँ देखिए, ब्लड से जो है वो सिग्नल मॉलिक्यूल निकल कर और टारगेट सेल का जो रिसेप्टर है उस रिसेप्टर के साथ में बाइंड हो गया।
इसी प्रकार से देखिए तो दूसरा मोलिक्यूल है वो भी ब्लड से निकल गया, और ब्लड से निकलने के बाद में जो टारगेट प्रकार की सेल है उन टारगेट प्रकार की सेल के साथ में अटैच हो गया। तो ये स्टेप जो है वो पीछे हमने पढ़ा है वो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रिसेप्शन। यानी सीक्रेटिंग सेल से मोलिक्यूल के सिंथेसिस से लेकर और एक्स्ट्रा सेलुलर जो रिसेप्टर होते हैं उनके अटैच होने तक का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा, रिसेप्शन कहलाएगा। उसके बाद में दूसरे प्रकार की जो एक्शन होती है उसको हम कहते हैं पैराक्रीन एक्शन, या उसे हम कहते हैं पैरास्राव क्रिया। तो इसमें भी कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसा कि अंतःस्राव क्रिया के अंदर या एंडोक्राइन प्रकार के एक्शन के अंदर होती हैं। ये वस्तुतः तंत्रिका स्रावी कोशिकाओं द्वारा अर्थात जो न्यूरो सेक्रेटरी प्रकार की सेल्स होती हैं उनके अंदर पाई जाती है। दूसरी विशेषता है जो सिग्नल मोलिक्यूल है, संकेत अणु हैं, वो अंतराकोशिकीय स्थल के अंदर जो वो मुक्त किए जाते हैं। तीसरी विशेषता है कि जो निकटवर्ती लक्ष्य कोशिकाएं हैं उन पे ये क्रिया होती है। यानी कहने का मतलब है कि एक कोशिका के पास में जो दूसरी कोशिका है या जो तीसरी कोशिका है उस पर जो है वो पैराक्रीन प्रकार की एक्शन होती है या पैरास्राव प्रकार की क्रिया होती है। फिर चौथा इसमें ये है कि इनका भी जो अंतर्ग्रहण होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रकार के रिसेप्टर के द्वारा होते हैं, यानी कोशिका के भीतर लेने के लिए इनको भी रिसेप्टर की आवश्यकता होती है। ये तेज़ी और उच्च सांद्रता के साथ में काम करते हैं। इसके विपरीत आपने देखा कि जो हार्मोन हैं वो स्लो या फास्ट काम कर सकते हैं और लो कंसंट्रेशन के अंदर काम कर सकते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल है उसमें पहला एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है कि जो न्यूरॉन के बीच में सिग्नलिंग पाई जाती है, संकेतन क्रिया पाई जाती है, वो इसका एग्जाम्पल है। और न्यूरोमस्कुलर प्रकार का जो संकेतन है वो भी इसका एग्जाम्पल, अर्थात न्यूरॉन से मसल के अंदर जो संदेश जाता है वो भी किस प्रकार का होता है, पैराक्रीन एक्शन प्रकार का होता है या पैरास्राव प्रकार का। तो चलिए अब इस क्रिया को भी हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा जो है वो देख लेते हैं। ये एक डायग्रामेटिक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर दो न्यूरॉन जो हैं वो दो न्यूरॉन के बीच में किस प्रकार से एक्शन होती है। तो इस डायग्राम के अंदर देखिए आपको दो सेल्स दिखाई दे रही हैं। ये बीच में जो गैप है इस गैप से एक ऊपर की तरफ सेल है और एक नीचे की तरफ सेल है। तो ये जो ऊपर वाली सेल है ये कहलाती है प्री साइनेप्टिक सेल, और ये जो नीचे वाली सेल है ये कहलाती है पोस्ट साइनेप्टिक सेल। तो इन दोनों प्रकार की सेल के बीच में ये जो गैप है ये गैप क्या कहलाता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहलाता है। और इन दोनों सेल और साइनेप्टिक क्लेफ्ट का जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं साइनेप्स या अंतर्ग्रंथन। तो इसके अंदर जो है वो क्या है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है जो एक सिग्नल मॉलिक्यूल का काम करता है, वो सिग्नल मॉलिक्यूल इस ऊपर वाली सेल से, जिसको हम प्री साइनेप्टिक सेल कह रहे हैं, उस प्री साइनेप्टिक सेल में पाए जाने वाला ये जो न्यूरो सेक्रेटरी वेसिकल है, इस न्यूरो सेक्रेटरी वेसिकल के द्वारा सिक्रेट होगा। और सिक्रेट होने के बाद में ये जो क्लेफ्ट पार्ट है, ये जो विदर वाला भाग है, खालिस्तान है, इसके अंदर आ जाता है। और इसके दूसरी तरफ जो है वो क्या है, इसके दूसरी तरफ जो है वो आप देख रहे हैं एक दूसरे प्रकार का न्यूरॉन है। और ये जो न्यूरॉन है इस न्यूरॉन के ऊपर जो है वो देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर प्रकार के ब्लू कलर का आपको रिसेप्टर दिखाई दे रहे हैं। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर आएगा वो न्यूरोट्रांसमीटर के मॉलिक्यूल इन रिसेप्टर के साथ में जो वो बाइंड होंगे, और बाइंड होने के साथ में ही ये जो दूसरी सेल है जिसको हम पोस्ट साइनेप्टिक सेल कह रहे हैं, इस सेल के अंदर जो है वो एक ऐसी क्रिया शुरू होगी जिसका परिणाम हमें एक सेलुलर एक्टिविटी के अंदर देखने को मिलेगा। तो लास्ट में अब हम जो तीसरे और अंतिम प्रकार की स्राव क्रिया है जिसे हम कहते हैं सस्राव क्रिया या ऑटोक्रीन एक्शन, उसे देख लेते हैं। तो इसके अंदर भी कुछ जो है विशेषताएं पाई जाती हैं कि स्वस्राव प्रकार की जो क्रिया है, ऑटोक्राइन प्रकार की जो क्रिया है, वो बेसिकली जो ट्यूमर सेल्स होती हैं और लेब के अंदर जो कल्चर्ड प्रकार की सेल्स होती हैं उनके द्वारा संपन्न होती है। इनके अंदर भी जो संकेत अणु हैं वो अंतराकोशिकीय स्थल में वितरित किए जाते हैं, और उसके बाद में जो टारगेट प्रकार की सेल्स होती है उन टारगेट प्रकार की सेल्स के ऊपर काम करते हैं। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि यहाँ जो टारगेट सेल होती है वो न तो कोई निकटवर्ती प्रकार की कोशिका या सेल होती है और न ही कोई डिस्टेंट प्रकार की सेल या कोशिका होती है। इस स्वस्राव क्रिया के अंदर जिस सेल से सिग्नल मॉलिक्यूल निकलता है उसी सेल के द्वारा जो है वो रिसेप्ट किया जाता है या उसका रिसेप्शन किया जाता है। कहने का मतलब ये है
कि इससे जो मॉलिक्यूल निकलेगा वो उसी सेल के ऊपर काम करेगा, लेकिन उसके भी कार्य करने की एक प्रोसेस होती है, और वो प्रोसेस ये है कि पहले वो सेल एक सिग्नल मॉलिक्यूल निकालेगी, और निकालने के बाद में जो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रकार का फ्लूइड है उसमें जाएगा, और वापस से उस सेल के ऊपर पाए जाने वाले जो रिसेप्टर होते हैं उन रिसेप्टर के साथ में बाइंड होकर और उस सेल पर क्रिया करेंगे। तो यहाँ भी जो है वो बाह्य कोशिकीय प्रकार के ग्राही हैं, उनकी आवश्यकता होती है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि साइटोप्लाज्मिक प्रकार के रिसेप्टर भी इन सेल्स के अंदर होते हैं, उन साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर के द्वारा भी ये काम कर सकती हैं। फिर अगली विशेषता है ये फास्टली काम करते हैं, बहुत तेज़ी के साथ में काम करते हैं, क्योंकि सेल का प्रभाव उसी सेल के ऊपर होता है, इसलिए बेसिकली ये फास्ट प्रकार की एक्शन होती है। और यहाँ भी जो सिग्नल मॉलिक्यूल है उसकी एक हायर कंसंट्रेशन की या उच्च सांद्रता की आवश्यकता होती है, और इस प्रकार की जो क्रिया है उसके अंदर सेल ग्रोथ को प्रमोट करने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे इंटरल्यूकिन फर्स्ट है, इंटरल्यूकिन सेकंड है, वो इसी प्रकार से काम करते हैं। या जो ट्यूमर सेल्स हैं उन ट्यूमर सेल्स के अंदर भी एक सेल से उस एक सेल का जब ग्रोथ होता है, मल्टीपल होता है, तो उस मल्टीपल के अंदर जब वो ऑटोक्राइन प्रकार की एक्शन संपन्न होती है। तो ये इसका एक डायग्रामेटिक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि एक सेल है, और उस सेल के अंदर भीतर जो है वो सेक्रेटरी वेसिकल्स हैं, स्रावियाशय हैं, ये जो है वो मेम्ब्रेन के ऊपर आकर जो है वो बस्ट होते हैं, और बस्ट होकर जो है वो सिग्नल मॉलिक्यूल को रिलीज़ करते हैं, और उसके बाद में इसी सेल के ऊपर जो है वो रिसेप्टर आपको दिखाई दे रहे हैं। इन रिसेप्टर से जो है वो मॉलिक्यूल बाइंड होता है, और बाइंड होने के बाद में अंदर ही अंदर जो है वो सेलुलर एक्टिविटी की एक जो है वो सीरीज़ पाई जाती है, पाथवे पाई जाता है, जो अल्टीमेटली एक सेलुलर रेस्पॉन्स के रूप में दिखाई देता है। तो जो साइटोकाइन्स हैं और जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो ऑटोक्राइन प्रकार के एक्शन है उसको संपन्न करते हैं। और चलिए लास्ट में हम देख लेते हैं ये जो स्राव क्रिया हमने पढ़ी है, सेल सेल सिग्नलिंग प्रकार की प्रोसेस हमने जो पढ़ी है, इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो सेट किए गए हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि आपने जो है वो वीडियो कितने ध्यान से देखा है। पहला क्वेश्चन है, रुधिर द्वारा कार्य करने वाले संकेत अणु कहलाते हैं। तो आपको उन अणुओं का नाम बताना है, उन मॉलिक्यूल्स का नाम बताना है जो रुधिर के माध्यम से काम करते हैं। तो देखिए ऐसे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं हार्मोन्स। यानी हार्मोन जो सिग्नल मॉलिक्यूल है वो ब्लड के माध्यम से काम करते हैं या फिर लिम्फ के माध्यम से काम करते हैं। चलिए दूसरा सवाल है, कोशिका संकेतन क्रिया कितने प्रकार की होती है, सेल सेल सिग्नलिंग प्रोसेस कितने प्रकार की होती है। तो ये तो ये जो है वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहली जो है वो एंडोक्रीन कहलाती है, दूसरी पैराक्रीन कहलाती है, और तीसरी जो है वो ऑटोक्रीन कहलाती है। तो 3 प्रकार की होती है। तीसरा क्वेश्चन है, तंत्रिका पेशी संधि खालिस्तान क्रिया का उदाहरण है। तो किस क्रिया का ये एग्जाम्पल है जिसमें न्यूरॉन और मसल काम करते हैं। तो ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो काम करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, पैराक्रीन कहलाती है या पैरास्राव कहलाती है। और जो चौथा क्वेश्चन है वो है, दूरस्थ लक्ष्य कोशिकाओं पर कार्यरत स्राव खालिस्तान कहलाता है। तो स्राव को हम क्या कहते हैं, जो डिस्टेंस सेल होती हैं, डिस्टेंस टारगेट सेल होती हैं, उन पे जो सिक्रेशन काम करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अंतःस्राव या एंडोक्रीन। और लास्ट सवाल, वृद्धि कारकों का कोशिका पर प्रभाव खालिस्तान क्रिया का उदाहरण है। तो आपको बताना है कि वो किस क्रिया का उदाहरण है। तो इसके अंदर जो है वो मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि उसी सेल पे काम करते हैं जिस सेल से वो मॉलिक्यूल सिक्रेट होते हैं। हाँ, तो उसको कहते हैं स्वस्राव या ऑटोक्रीन। सो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और हमारे साथ बने रहने के लिए CCE राज JDB GC कोटा सब्सक्राइब कीजिए। नए वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और जो भी वीडियो आप देखते हैं अपने साथियों को जो है वो ज़रूर शेयर करें, साथ ही साथ लाइक करें। अगर आपकी किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको निश्चित रूप से उसका जवाब मिलेगा। थैंक यू सो मच।